जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक 20 साल पुरानी और पूरी तरह से वीरान हो चुकी हवेली। बिल्कुल खंडहर जैसी। हाँ, एकदम खंडर। गांव की सीमा के बाहर है, घने पेड़ों के बीच, जहां जहां दिन में भी ऐसा लगता है कि अंधेरा है। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, लेकिन रात के उस घुप अंधेरे में एकदम से एक लाल बत्ती चमकने लगती है। सिर्फ एक लाल बत्ती? हाँ, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। एक टूटे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग लाइट, बिना किसी इंसान के, मतलब बिना किसी ऑपरेटर के। बाप रे, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ना? ये दृश्य जितना अजीब है उतना ही खौफनाक भी। और आज के हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही दस्तावेजों और स्रोतों का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमें मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खमरिया की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल सही। और मैं बता दूं कि ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जहां एक 20 साल पुराना दबा हुआ रहस्य हमारी आज की इस आधुनिक डिजिटल दुनिया से सीधे टकराता है। और ये टकराव इतना भयानक है ना कि ये हमारी उस पूरी समझ को हिलाकर रख देता है जिसे हम तर्क या लॉजिक कहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक भूतिया हवेली की पुरानी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही जटिल केस स्टडी पेश करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब इंसानी अहंकार, खासकर आज के डिजिटल युग का अहंकार, हाँ बिल्कुल, जब वो अहंकार किसी बहुत पुराने और गहरे आघात से टकराता है तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है। हम इस खमरिया गांव की काली हवेली के इतिहास को समझेंगे और ये डिकोड करेंगे कि आखिर एक आधुनिक यूट्यूबर आर्यन उस हवेली के दरवाजे के पीछे पूरी तरह से कैसे वाष्प बन गया, मतलब कैसे हवा हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे अनपैक करते हैं। लेकिन आर्यन के उस खौफनाक रात तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि हमें उस जमीन को समझना होगा जिस पर ये पूरी घटना घटी है। हाँ, वो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, डरावना है ना? तो 20 साल पहले यहाँ एक बहुत ही अमीर जमींदार का परिवार रहता था और फिर एक रात वे सब के सब गायब हो गए। मतलब एक ही रात में? हाँ, एक ही रात में। कोई शोर नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई सामान भी नहीं बिखरा था। एक पूरा का पूरा भरा पूरा परिवार रातों रात हवा में गायब हो गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। मैं जब ये पढ़ रहा था ना तो मेरे दिमाग में सीधे मैरी सेलेस्ट समुद्री जहाज की तस्वीर आ गई। वो जहाज जो समुद्र में तैरता हुआ मिला था? हाँ, वही लावारिस तैरता हुआ जहाज, लेकिन उसमें सवार लोग पूरी तरह गायब थे। लेकिन सच कहूं तो एक तार्किक इंसान होने के नाते मुझे इस पे थोड़ा शक होता है। किस बात पर? मतलब 20 लोगों का गायब होना ये महज कोई रहस्यमयी घटना तो नहीं हो सकती। भौतिक रूप से कुछ तो हुआ होगा। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। कोई पलायन, कोई साजिश, कुछ तो होगा। आपका शक करना बिल्कुल वाजिब है। और अगर हम पुलिस फाइलों या तार्किक नजरिए से देखें तो यकीनन कोई भौतिक घटना ही घटी होगी। वही तो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो स्रोत हमारे पास है वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि भौतिक रूप से क्या हुआ था। अच्छा, तो फिर वो किस बात पे जोर देते हैं? वे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव वालों ने उस खालीपन को कैसे स्वीकार किया। खालीपन को? हाँ, मतलब जब किसी छोटे समुदाय में इतनी बड़ी और अनसुलझी घटना घटती है जहां कोई सुराग नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता, तो इंसानी दिमाग उस खाली जगह को डर से भर देता है। वो एक कहानी बना लेते हैं। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत ही जटिल रक्षा प्रणाली है। रक्षा प्रणाली? एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गांव वालों ने जानबूझकर इस खौफ को पाला है? एक तरह से हाँ। ये कैसे संभव है कि डर किसी को सुरक्षित महसूस कराए? ये तो उल्टा हो गया ना? इसे ऐसे समझिए, अगर कोई ऐसी शक्ति या घटना है जो रातों रात 20 लोगों को बिना किसी सुराग के निगल सकती है तो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। हाँ, अनियंत्रित है। और उस अनिश्चितता के साथ जीना असंभव है। इसलिए गांव वाले उस अज्ञात खतरे को एक आकार दे देते हैं। वे एक नियम बना देते हैं। बिल्कुल, वे कहते हैं हवेली में मत जाओ, वहां रात में कोई और रहता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। ये मान लेना कि हवेली के अंदर कोई अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाती है। वो उस खतरे को एक सीमा में बांध देता है। क्या बात है! ये डर उनके लिए क्वारंटीन जोन बन जाता है, एक सुरक्षा कवच। सही कहा आपने। जब तक वे उस हवेली से दूर है वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।
ये अज्ञानता और अनिश्चितता से बचने का एक मानसिक तरीका है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी हवेली का खंडर हो जाना और उसका पूरी तरह से वीरान होना ही सबसे बड़ा डर है। और उसे भूतिया मान लेना उस डर को कंट्रोल करने का एक तरीका है। बिल्कुल यही बात है। और ये सिस्टम 20 सालों तक बिल्कुल सही काम कर रहा था। हाँ, गांव वाले अपने नियम से बंधे थे, हवेली अपनी जगह खामोश खड़ी थी। एक बहुत ही अजीब सा संतुलन बन गया था वहां। लेकिन हर पुरानी कहानी में एक बदलाव तब आता है जब बाहर की दुनिया का कोई इंसान उस संतुलन को चुनौती देता है। और यहीं पर आर्यन की एंट्री होती है। जी हाँ, आर्यन, जो शहर से आया एक लड़का है और YouTube के लिए हॉरर वीडियो बनाता है। और शायद उसे लगता है कि उसे सब पता है। बिल्कुल, वो उस आधुनिक संशयवाद और डिजिटल युग के अहंकार का एक जीता जागता प्रतीक है। हमारे स्रोतों में ये साफ तौर पर दर्ज है कि गांव के बुजुर्गों ने उसे बार-बार चेतावनी दी थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी उसे रोकने की। हाँ, उन्होंने अपने 20 साल के गहरे सामुदायिक आघात के आधार पर उसे समझाया, लेकिन आर्यन के लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। उसके लिए वो हवेली खतरे की जगह नहीं थी, बल्कि उसके कंटेंट का एक जरिया थी। बस एक और वीडियो, यहीं पर मुझे आर्यन की मानसिकता सबसे ज्यादा हैरान करती है। कैसे? मतलब क्या हम सिर्फ आर्यन को ही गलत ठहरा सकते हैं? आज की हमारी पूरी पीढ़ी इसी मानसिकता पर तो काम करती है। हाँ, ये बात तो है। अगर कोई चीज कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुई है तो वो अस्तित्व में ही नहीं है। आर्यन का ये मानना कि वो दुनिया को सच दिखाएगा, एक तरह से उस वैज्ञानिक सोच का ही विकृत रूप है, जो हर चीज को अपनी आंखों से देखना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो सबसे खतरनाक बात लगती है वो है कैमरे का लेंस। मुझे लगता है कि आर्यन का कैमरा ही उसका सबसे बड़ा अंधापन बन गया था। ये बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई इंसान कैमरे के पीछे होता है तो उसे लगता है कि वो एक अदृश्य अभेद्य कवच पहन चुका है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे मीडिया मनोविज्ञान में ऑब्जर्वर इफेक्ट या दर्शक प्रभाव की एक बहुत ही खतरनाक स्थिति कह सकते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? मतलब जब हम स्क्रीन के माध्यम से दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम उस घटना का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ टीवी देख रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ एक दर्शक हैं। आर्यन को लगा कि कैमरे का लेंस उसके और उस हवेली की वास्तविकता के बीच एक शीशे की दीवार है। हाँ, उसे लगा कि वो कहानी को रिकॉर्ड करने वाला है, कहानी का पात्र नहीं। बिल्कुल, और ये शहरी डिजिटल अहंकार की सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि तकनीक हमें प्रकृति और पुरानी दुनिया के नियमों से ऊपर उठा देती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आर्यन इस बात को भूल गया कि कैमरे के पीछे खड़ा इंसान भी उसी भौतिक और शायद अभौतिक दुनिया में सांस ले रहा होता है। हाँ, वो उस कमरे में फिजिकली मौजूद है। हवेली के लिए वो कोई ऑब्जर्वर नहीं था, वो एक घुसपैठिया था। और ये घुसपैठ उस रात 12 बजे शुरू होती है। अब यहाँ से स्रोतों में जो विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो हिस्सा काफी इंटेंस है। जैसे ही आर्यन अपना कैमरा चालू करके उस चरमराते हुए मुख्य दरवाजे को धक्का देता है, उसे एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। अब कोई भी सामान्य इंसान इसे मौसम का बदलाव मान सकता है, लेकिन लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में ये ठंडी हवा का झोंका सिर्फ तापमान का गिरना नहीं है। तो ये क्या है? ये एक सीमा पार करने का संकेत है। इसे थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग कहा जाता है। थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग? हाँ, जब आप एक ऐसी जगह पर कदम रखते हैं जो दशकों से इंसानी स्पर्श से दूर है, तो वहां का वातावरण बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका होता है। मतलब अंदर एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। वो ठंडी हवा इस बात की भौतिक गवाही थी कि आर्यन ने उस सुरक्षित दुनिया को पीछे छोड़ दिया है जहां के नियम वो जानता था। और अब वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुका है जिसके नियम उस हवेली द्वारा तय किए जाते हैं। बाप रे! सही कहा। और इसके तुरंत बाद खामोशी टूटती है। सीढ़ियों से आवाज आती है, ठक ठक ठक, भारी कदमों की आवाज। हाँ, आर्यन, जो शायद अपने दर्शकों को रोमांच दिखाना चाहता था, वो डरने के बजाय उन कदमों की आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और जब वो ऊपर पहुंचता है तो एक ऐसी घटना घटती है जो मेरे सारे तर्कों को ध्वस्त कर देती है। लाइट का जलना। हाँ, स्रोतों के अनुसार ऊपर के एक कमरे की लाइट अपने आप जल उठती है। अब यहां रुकिए, मैं इस पर सच में उलझ गया हूं। क्यों? एक 20 साल पुरानी खंडहर हवेली, जहां तारों का कोई नामो निशान नहीं बचा होगा, जहां बिजली का कनेक्शन सालों पहले काट दिया गया होगा, वहां एक लाइट बल्ब कैसे जल सकता है? ये सोचने वाली बात तो है। क्या आर्यन ने खुद कोई हेवी टॉर्च जलाई थी? नहीं, स्रोत इस बात पे बहुत स्पष्ट है। वो आर्यन की टॉर्च नहीं थी, वो उसी कमरे का एक पुराना बल्ब था जो अचानक से रोशन हो गया था। बिना बिजली के? हाँ,
और यही वो क्षण है जहां आर्यन का वो डिजिटल अहंकार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहली बार टूटता है। क्योंकि ये लॉजिक के खिलाफ है। बिल्कुल, बिना ऊर्जा के स्रोत के रोशनी का पैदा होना भौतिक विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों का उल्लंघन है। तो ये हवेलियों से कुछ बता रही थी? हाँ, ये हवेली का आर्यन को ये बताने का तरीका था कि यहाँ तुम्हारे नियम काम नहीं करते, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की सत्ता कुछ और ही है। बाप रे। लाइट का जलना किसी इंसान की उपस्थिति का संकेत नहीं था, बल्कि वो एक चेतावनी थी कि जो भी शक्ति वहां मौजूद है वो भौतिक तर्कों से बहुत परे है। और उस कृत्रिम रोशनी में जब वो दरवाजा खुलता है तो जो दृश्य सामने आता है वो भयानक है। वो औरत, हाँ, एक औरत खड़ी है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात उसके कपड़े नहीं है, उसका चेहरा। बिल्कुल। स्रोतों में जिस एक बात पर विशेष जोर दिया गया है वो है उस औरत का चेहरा। उसका चेहरा पूरी तरह से काला है। कोई नैन नक्श नहीं, सिर्फ एक गहरा अंधाधुंध कालापन और दो आंखें जो सीधे आर्यन के कैमरे के लेंस के पार उसकी रूह को घूर रही हैं। ये वाकई खौफनाक है। यहाँ मुझे ये समझने में सच में मदद चाहिए कि ये काला चेहरा आखिर किस चीज का प्रतीक है। ये इतना डरावना क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। मनोवैज्ञानिक और पौराणिक स्तर पर चेहरा ही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। हाँ, हमारी पहचान, हमारी भावनाएं सब कुछ चेहरे से जुड़ी हैं। जब आप किसी ऐसे चेहरे को देखते हो जो पूरी तरह से काला है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, तो क्या होता है? तो आप वास्तव में शून्यता या वॉइड का सामना कर रहे होते हैं। ये इंसानियत के पूरी तरह से मिट जाने का प्रतीक है। शून्यता। क्या वो औरत उस 20 साल पहले गायब हुए जमींदार के परिवार की कोई सदस्य थी? शायद, लेकिन उसका वो काला चेहरा ये बताता है कि इतने सालों के अज्ञातवास ने, उस खालीपन ने उसकी इंसानी पहचान को पूरी तरह से निगल लिया है। मतलब वो अब इंसान नहीं रही? नहीं। जब आर्यन उस काले चेहरे को देख रहा था तो वो किसी इंसान को नहीं देख रहा था, वो उस 20 साल पुराने सदमे और शून्यता को साक्षात अपने सामने खड़ा देख रहा था। ये बहुत ही डरावना विचार है, शून्यता का आपको वापस घूरना। और उस औरत की प्रतिक्रिया भी वैसी ही थी। हाँ, वो कोई भूतिया फिल्म की तरह धीरे धीरे नहीं चली, वो सीधे आर्यन की तरफ झपटी। एकदम से। उस पल में आर्यन के पास सोचने का कोई समय ही नहीं था। एक तेज आवाज होती है और वीडियो रिकॉर्डिंग या कहें आर्यन का वो कवच जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। और वही पल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कैसे? आर्यन जो एक ऑब्जर्वर बनकर आया था, जो कैमरा के पीछे से एक तमाशा देख रहा था, वो अचानक से खुद एक शिकार में बदल गया। उसका कवच टूट गया। हाँ, उसका वो अहंकार कि मैं इसे अपने कैमरे में कैद कर लूंगा, 1 सेकंड से भी कम समय में टूट गया। तकनीक पूरी तरह से हार गई और उस पुरानी दुनिया के आदिम खौफ ने जीत हासिल कर ली। और इसका सबूत हमें अगली सुबह मिलता है। बिल्कुल। जब सूरज उगता है तो वो खौफनाक हवेली वापस उसी पुरानी शांत इमारत में बदल जाती है। गांव वाले हिम्मत जुटाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था आर्यन अंदर गया है। हाँ, उन्हें चिंता तो थी ही, क्योंकि आर्यन ने उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। कोई खून, कोई लाश, आर्यन के कपड़ों का कोई टुकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। वहां सिर्फ आर्यन का टूटा हुआ कैमरा जमीन पर पड़ा मिलता है। आर्यन बिल्कुल गायब हो चुका था। आर्यन का वजूद ऐसे मिट गया जैसे वो कभी था ही नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 20 साल पहले वो जमींदार का परिवार मिट गया था। ये समानता ही सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली है। हवेली ने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला, उसने बस एक और शिकार कर लिया। उसने सिर्फ एक और इंसान को अपने उस भयानक खालीपन में खींच लिया। लेकिन इस बार उसने पीछे एक बहुत ही आधुनिक निशान छोड़ा, वो टूटा हुआ कैमरा। हाँ, आर्यन इस कहानी को दुनिया के सामने लाकर उस रहस्य को खत्म करना चाहता था, लेकिन विडंबना देखिए, वो खुद उस कहानी का सबसे नया और डरावना अध्याय बन गया। और यही बात मुझे इस पूरी घटना के सबसे दिलचस्प मोड़ पर लाती है। वो लाल बत्ती वाला हिस्सा। हाँ, आर्यन तो गायब हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के अनुसार आज भी उस काली हवेली से रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, चिल्लाने की आवाजें। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि कभी-कभी उस घने अंधेरे में उस टूटे हुए कैमरे की लाल लाइट खुद ब खुद जलने लगती है। यही वो बिंदु है जहां लोक कथाएं या फोल्कलोर अपने आप को इवॉल्व करते हैं। मतलब अपडेट करते हैं। हाँ। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक 19वीं सदी की तरह लगने वाली भूतिया कहानी अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेती है। ये बहुत अच्छी तुलना है, सॉफ्टवेयर अपडेट।
पहले उस हवेली का डर सिर्फ 20 साल पुरानी यादों पर टिका था, लेकिन अब उसमें एक भौतिक आधुनिक तकनीक जुड़ गई है। वो कैमरे की लाइट। बिल्कुल। वो लाल बत्ती अब सिर्फ एक कैमरे का हिस्सा नहीं है, वो उस काली हवेली के नए खौफ का जीवित प्रतीक बन गई है, जो आर्यन को याद दिलाती है। वो आर्यन की मौजूदगी को भी दर्शाती है और उसकी खौफनाक अनुपस्थिति को भी। ये साबित करता है कि पुरानी किंवदंतियों में आधुनिक दुनिया को अपने अंदर समा लेने की अद्भुत क्षमता होती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हवेली ने आर्यन के उस हथियार को, उसके कैमरे को, अपनी जीत की ट्रॉफी बना लिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि खमरिया गांव की ये घटना सिर्फ एक प्रेतवादित घर की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। एक चेतावनी कि हम अपनी इस आधुनिक डिजिटल दुनिया में इतने मगरूर हो चुके हैं कि हमें लगता है कि हर पुरानी चीज, हर पुरानी चेतावनी सिर्फ बेवकूफ़ी भरा अंधविश्वास है, जो कि सच नहीं है। आर्यन ने ग्रामीण ज्ञान और दशकों पुराने उस खौफनाक अनुभव का मजाक उड़ाया। उसने सोचा कि उसके हाथ में मौजूद तकनीक उसे हर खतरे से बचा लेगी। लेकिन जब वो एक ऐसी शक्ति या ऐसे खालीपन से टकराया जिसे वो समझ नहीं सकता था, तो तकनीक किसी काम नहीं आई। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए। हम हर चीज को डेटा, वीडियो और कंटेंट में नहीं बदल सकते। सही कहा। कुछ रहस्य इसलिए रहस्य होते हैं क्योंकि उनके पीछे छिपी सच्चाई का सामना करने के लिए इंसानी दिमाग तैयार नहीं होता। खमरिया के गांव वालों ने ये बात 20 साल पहले ही समझ ली थी, लेकिन आर्यन को ये बात बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखनी पड़ी। अपनी जान गंवाकर। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे जहन में लंबे समय तक रहने वाली है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे हाथ में मौजूद गैजेट्स हमें दुनिया से जोड़ते तो हैं, लेकिन वे हमें सुरक्षित नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है। ये बात मुझे सच में बेचैन कर रही है। क्या विचार? हमने ये तो मान लिया कि वो लाल बत्ती हवेली के नए खौफ का प्रतीक है, लेकिन जरा तार्किक होकर सोचिए। अगर उस घुप अंधेरे में आज भी वो रिकॉर्डिंग लाइट अपने आप ब्लिंक करती है, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। बाप रे। आर्यन का कैमरा अब भी चालू है, और अगर वो चालू है तो वो क्या देख रहा है? ये तो क्या वो महज एक तकनीकी खराबी है जो अपने आप ट्रिगर हो जाती है, या फिर वो कैमरा आज भी उस हवेली के अंधेरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर रहा है, कोई ऐसा दृश्य कैद कर रहा है जिसे देखने के लिए इस दुनिया का कोई भी इंसान मौजूद नहीं है? ये वाकई डरावना है। शायद कुछ कहानियां हमारे लिए नहीं होती, और कुछ कैमरे ऐसी चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। इसी विचार के साथ हम अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।